हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 15 दिसंबर 2023 को रूस के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मारिया जकारोवा, वो एक प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर अगले चुनाव में शेख हसीना फिर से सत्ता में आती हैं तो अमेरिका उसे हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। दरअसल अमेरिका बीते काफी वक्त से ही हसीना सरकार पर और उनके लोकतांत्रिक सिस्टम पर सवाल खड़े करता रहा है। लेकिन होता यह है कि लंबे समय से पावर में रहने वाली आवामी लीग जो है वो फिर से चुनाव में वापस लौटती है और जबरदस्त जीत के साथ वापस लौटती है। लेकिन 8 महीने पूरे होते होते ही उनके सरकार, उनका पूरा बांग्लादेश जो है वो उनके खिलाफ नजर आता है। जिस बंग बंधु की बेटी को बांग्लादेश में डेवलपमेंट का प्रतीक माना जाता था, वो सभी की आंखों का कांटा बनने लग जाती है। लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? क्या वाकई इसके पीछे वही आरक्षण है? क्या वाकई उसके पीछे छात्रों का गुस्सा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं? क्योंकि रूस के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं करेगा अगर वहां पर शेख हसीना आती हैं, तो क्या ये सब अमेरिका के इशारे पर हुआ है? क्या इसके पीछे चीन है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? इस वीडियो में हम इन तीनों पहलुओं को सर्च करेंगे, समझेंगे कि आखिर इस पूरे के पूरे प्रदर्शन के पीछे और एक ऐसी नेता के हटाए जाने के पीछे जिसे एशिया की सबसे ताकतवर महिला कहते थे, किसका हाथ हो सकता है? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 31 जुलाई को बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत हैं प्रणय वर्मा, उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात होती है। उस वक्त हसीना प्रणय को कहती हैं कि उनकी जान को खतरा है और विरोधी ताकतें कैसे पीएम हाउस पर हमला करके उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। इसके बाद जो राजदूत थे भारत के, उन्होंने दिल्ली को साझा की ये जानकारी, विदेश मंत्रालय को ये जानकारी दी। सोर्सेस ये भी कहते हैं कि हसीना ने भारत सरकार से मदद की अपील भी की थी, लेकिन भारत सरकार इस मामले में सीधे तौर पर दखल देकर के किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए विदेश मंत्रालय ने उन्हें भारत आने की सलाह दी। खैर, इससे पहले कि जो आंदोलनकारी थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसते, शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और वो सेना के हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच जाती है। कहा जा रहा था कि शेख हसीना अपने देश के नाम एक संबोधन देना चाहती थी पद छोड़ने से पहले, लेकिन आर्मी उन्हें रोक देती है। अब बदले हालात को बांग्लादेश के कई लोग एक नए तौर पर आज़ादी के दिन के तौर पर देख रहे हैं। वो इसे नए मुक्ति संग्राम का नाम दे रहे हैं, लेकिन बदले की जो हिंसा है वो अभी भी जारी है। अब बात करते हैं आगे। बात होगी ये पूरी चीजें हुई क्यों हैं। दरअसल पूरे देश में नौकरियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों के लिए रिजर्वेशन था। बाद में रिजर्वेशन के दायरे में उनकी अगली पीढ़ी को भी शामिल किया गया। महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन था। 2018 में शेख हसीना की सरकार एक कोटा सिस्टम खत्म करती है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं। अब अदालत का फैसला आने से पहले ही छात्रों का आंदोलन शुरू हो जाता है। आंदोलन के दौरान ही जो हाई कोर्ट है उसने कोटा सिस्टम को यानी रिजर्वेशन को फिर से मेंटेन कर दिया। अब छात्रों का एक वर्ग इस आरक्षण के खिलाफ मैदान में उतर आता है और यह आरक्षण के खिलाफ आंदोलन और ज़्यादा तेज होता है। हालांकि सरकार छात्रों का ही साथ देती है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी आरक्षण था उस पूरे को खत्म कर दिया। सिर्फ विकलांगों और आदिवासी समूह के लिए 1% आरक्षण को रखा गया। तो कुल मिलाकर के छात्रों की जो मांग थी वो तो पूरी हो गई और शेख हसीना कहीं ना कहीं आंदोलनकारी छात्रों के साथ ही नजर आई। तो इस हिसाब से तो ये विद्रोह की कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्या थी वजह? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, इसमें सब छात्र नहीं थे। अदालत का फैसला आने से पहले इसका नेतृत्व दूसरे लोगों के हाथ में चला गया। अवामी लीग का आरोप था कि ये आंदोलन जमाते इस्लामी ने किया और ये पूरा का पूरा आंदोलन बीएनपी जो कि विपक्षी पार्टी है और जमाते इस्लामी ने कैप्चर कर लिया। इस वजह से यहाँ इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और बाद में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा।
तो अब समझते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कौन हो सकता है। पहला सवाल ये आता है कि क्या चाइना? दरअसल कुछ दिन पहले ही शेख हसीना चीन गई 8 जुलाई को, और चीन का उनका दौरा 4 दिनों का था। लेकिन जैसे ही वो चीन पहुंचती हैं, उन्हें वहां पर वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता, और उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उस तरह की बातचीत भी नहीं हो पाती है। इसके बाद शेख हसीना वहां से एक दिन पहले ही दौरा ख़त्म करके वहाँ से वापस लौट आती हैं। इसके बाद वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट था, उसको लेकर के भारत के साथ खड़ी होती नजर आती हैं। वो कहती हैं कि वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भारत के साथ करना चाहेंगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल उठता है कि क्या चीन चाह रहा था कि शेख हसीना जो सरकार है वो उसके हित की नहीं है, या वो इस आंदोलन को फ्यूल कर रहा था? लेकिन चीन से ज़्यादा यहाँ पर बड़ी भूमिका है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि कई मीडिया चैनल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हसीना को हटाने के लिए जो आईएसआई के स्लीपर सेल थे, वो ढाका में पूरे कुछ समय से काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके जो छात्र इकाई है जमाते इस्लामी की छात्र शिविर, पाकिस्तान ने उसको फंड किया, कि दरअसल जमात इस्लामी पाकिस्तान का काफ़ी करीबी माना जाता है और उसे पाकिस्तान की तरफ से कई बार फंड मिलने की भी खबरें सामने आती रही हैं। जमाते इस्लामी के संपर्क जो हैं वो कई आतंकवादी संगठनों से रहे हैं, और कई कट्टरपंथी संगठन जो हैं, चरमपंथी इस्लामी संगठन जो हैं, उससे भी जमाते इस्लामी के संबंध होने की बात सामने आती रही है। जमाते इस्लामी वो संगठन है जिस पर मुक्ति संग्राम के दौरान यानी 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तब पाकिस्तान को सपोर्ट करने का आरोप लगा था, और इसलिए पाकिस्तान से उसके रिश्ते आज भी बेहतर हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो निकलकर सामने आई, जिसे खुद बांग्लादेश की सरकार ने कहा है और माना है, शेख हसीना सरकार ने कहा था कि जमाते इस्लामी जो है वो पाकिस्तान के सहयोग से ये प्रदर्शन कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन प्रदर्शनों को इतनी फंडिंग और इतना सपोर्ट कहाँ से मिला? उसके पीछे खुलकर पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है, और इसीलिए कुछ वक्त पहले ही बांग्लादेश ने जमाते इस्लामी को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत बैन किया था। लेकिन अब जिक्र होता है अमेरिका का, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जमाते इस्लामी का समर्थक रहा है। उसने बार बार बांग्लादेश के अधिकारियों से जमाते इस्लामी पर जो बैन लगा है उसे हटाने की मांग की है, और कहा है कि जमाते इस्लामी को इलेक्शन में उतरने दिया जाए। हैरानी की बात है, वॉशिंगटन यानी अमेरिका बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के भी खिलाफ था। आपको याद होगा कि 1971 में भारत में दखल जब दिया था पाकिस्तान ने, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तानी होता था, और भारत जब लड़ाई में उतरा तो अमेरिका ने अपना जो 7th फ्लीट था वो भी भेज दिया था। यानी कि उस समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था। तो माना ये भी जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि देश में, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हो। कई वजह उसकी हो सकती है, ये भी एक बड़ा एंगल इसमें हो सकता है। अब जो भी स्थिति है, कुल मिलाकर के बांग्लादेश में अब एक अंतरिम सरकार बनेगी, और जब अंतरिम सरकार बनेगी तो फिर ये भी बहुत हद तक साफ है कि उसमें आवामी लीग से कहीं ज़्यादा बीएनपी और जमात के लोग होंगे, जाहिर है, और ये स्थितियां जो हैं भारत के लिए भी अच्छी नहीं।